नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। क्या दुनिया का संकट काल खत्म हो गया है? जी हां, इसी पर आज चर्चा है। क्या वो घड़ी आ गई है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था? ईरान इजराइल के बीच सीजफायर की खबर शुभ संकेत तो है, लेकिन टकराव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी खबर आई है कि सीजफायर के ऐलान के बाद भी ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में सीजफायर का ऐलान कर दिया है? और अगर अब सीजफायर नहीं हुआ तो क्या दुनिया में ट्रंप की फजीहत नहीं होगी? ऐसी स्थिति में अब अमेरिका क्या करेगा? क्या ये युद्ध और बढ़ेगा या फिर शांति की शुरुआत होगी? क्या कहते हैं दुनिया के सितारे? क्या कहती है ग्रहों की चाल? दुनिया भर में हालात बेहतर होंगे या अभी धमाके देखे जाने बाकी है? जंग के माहौल से हम बाहर निकलेंगे या फिर इस बारूदी दलदल में हम और फंसने वाले हैं? ज्योतिष के जानकारों से हम सितारों की चाल समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट से भी मौजूदा हालात पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर शांति की उम्मीद क्यों जगी है। असल में ट्रंप ने स्टेप बाय स्टेप सीजफायर का ऐलान किया था। भारतीय समय के मुताबिक तड़के 3:32 पर ट्रंप ने कहा था कि 6 घंटे बाद ईरान युद्ध विराम करेगा और फिर 12 घंटे बाद इजराइल। और अगर 24 घंटे तक दोनों ओर से किसी तरह के हमले नहीं हुए तो इसे युद्ध का अंत माना जाएगा। ट्रंप ने यह ऐलान सोशल मीडिया पर किया। ट्रंप ने क्या लिखा है आपको बता दें। ट्रंप ने लिखा है कि इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। 12 घंटे के अंदर जंग खत्म हुई मानी जाएगी। ट्रंप ने आगे कहा है कि यह एक ऐसी जंग है जो कई साल तक चल सकती थी और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दें, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दें, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। ये ट्वीट है ट्रंप की। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरानी मीडिया ने अपने हिसाब से खबरें दिखाई, ऐसी बातें कहीं जो उनके देश के दर्शकों को सूट करती हैं। ईरानी मीडिया में यह बात फैली कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला दिया है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर वो राजी हैं, लेकिन साथ ही नेतन्याहू ने चेताया भी कि अगर ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो इजराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खतरे को नाकाम कर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। पर क्या सीजफायर कामयाब हो रहा है? सवाल यही है क्योंकि ईरान ना ट्रंप पर भरोसा करता है और ना ही इजराइल पर। इजराइल को भी ईरान पर भरोसा नहीं है। ऐसे में क्या दुनिया पर अभी भी जंग का खतरा टला नहीं है? हम आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, नंदिता पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राज मिश्रा जी। डॉक्टर नीति शर्मा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका भी नीति जी बहुत स्वागत है। साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्योतिषीय एंगल से भी यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रह दशा कैसी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि यहां पर देखिए हम ईरान की बात कर रहे हैं, हम इजराइल की बात कर रहे हैं। अभी अभी खबर आई जिसमें हमने बताया सीज फायर सुन के दिल को कहीं ना कहीं हर किसी को, मुझे लगता है कि एक सुकून, एक शांति महसूस हुई होगी। लेकिन अभी अभी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही यह खबर आ गई है कि ईरान ने एक बार फिर से हमला कर दिया है इजराइल पर। ऐसे में ट्रंप ने जो कुछ भी कहा, बहुत बड़ी फजीहत हो सकती है ट्रंप की। क्या कहते हैं? सबसे पहले उनकी कुंडली पहले ये तो बता दीजिए। अगर देखा जाए ट्रंप की कुंडली को लेकर के, यश हमेशा एक अप्रत्याशित बयान के लिए, अप्रत्याशित डिसीजन के लिए, मतलब शायद जिस बयान को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल रहा है, उसको ट्रंप ने हमेशा आकर के दिया है। आखिर ऐसा क्यों दिया? जब हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की बात करते हैं, उनका जन्म हुआ है
14 जून 1946 को और 10:54 पर उनका जन्म हुआ है, जो कि मुझे इंटरनेट के द्वारा प्राप्त है। आप सब लोग जानते हैं वैसे एक्चुअली क्या है वो प्राप्त करना, लेकिन जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, और जो कुंडली उनके विचारों से, उनके व्यवहार से, उनकी परिस्थिति से मैच करती है। अगर हम उस कुंडली को लेकर के देखें तो जैसा कि आप उनका सिंह लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और लग्न में ही एक्चुअली मंगल बैठे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, इसलिए भी मैं इसको कहता हूं कि ये कुंडली डोनाल्ड ट्रंप की दिखती है, उसका एक रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप जनरली बिजनेस वाली बातें ज्यादा करते हैं। उनके कुछ डिसीजन जो पहले रहे हैं वहां पर शायद वो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शायद थोड़ा मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन अपने फायदे और बिजनेस के दृष्टि से वो डिसीजन उनके ज्यादा परफेक्ट नजर आते हैं। क्योंकि ट्रंप की कुंडली के अंतर्गत बुध जो है वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं और 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इस कंडीशन से मैं ये कह सकता हूं कि ये कुंडली ट्रंप की। अब क्या जो डिसीजन जो अभी इन्होंने ऐलान किया है, क्या वो जल्दबाजी में ऐलान किया है और क्या जैसा वो कह रहे हैं वैसा होने वाला है? तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात दिखती है कि ये जो ऐलान वाली परिस्थिति रही है ट्रंप की, वो जल्दबाजी की रही है। कुछ दिन के लिए युद्ध थम सकता है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं श्वेता जी, कुछ दिन के लिए उनके ऐलान की जो परिस्थिति वो युद्ध थम सकता है, लेकिन क्योंकि इस टाइम पर बृहस्पति अस्त होकर के चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइम पर बृहस्पति की ही महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा इस टाइम पर चल रही है। शुक्र उनकी कुंडली के 12th हाउस में बैठे हैं, बृहस्पति इस टाइम पर अस्त हैं। मैं ये कह पाऊं कि उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, जो ऐलान किया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, मुझे ऐसा नजर नहीं आता है। मैं ये जरूर नहीं आपको लगता है कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं बयान देने में? मैं वही कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के बीच में भी जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के समय में, बहुत जल्दबाजी में नहीं बयान दे दिया था? हाँ, तो वही कंडीशन मैं कह रहा हूं आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो ये ऐलान हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये बात करके बस कोई बहुत ठोस बातें नहीं की गई हैं और जस्ट जल्दबाजी में आकर के, जैसा कि अपने आप को भारत पाकिस्तान के उसमें एक पीस मेकर के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, तो वहां भी उनको मुझे लगता है कि श्रेय लेने की जो एक जल्दबाजी पड़ी रहती है, वो श्रेय लेने की जल्दबाजी के चक्कर में ऐलान किया है। मुझे ये बहुत स्थिरता वाला दिख नहीं रहा है, बिकॉज इस टाइम बृहस्पति का अस्त होना, केतु मंगल का एक साथ होना, हम आप ही के इसी शो के अंतर्गत कई बार प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि केतु मंगल का एक साथ होना बहुत बेहतर परिस्थिति को लेकर के नहीं आता है। और मुझे लगता है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, जल्दबाजी का निर्णय। बिल्कुल, एक बार फिर सोच विचार उन्हें करना पड़ सकता है अपने बयान को लेकर, और हो सकता है मुकर्रना भी पड़ जाए। खैर, बढ़ेंगे आगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है, लेकिन ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ना करने का ऐलान किया है। और फिर बीती रात अचानक ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान और इजराइल के बीच अचानक से सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। तो आपको बता दें कि ट्रंप की पहल पर सीज फायर में कतर ने अहम भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कतर के अमीर से ईरान को मनाने की अपील की। इसके बाद कतर के पीएम और ईरानी अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत की खबरें आई। तेहरान ने अमेरिकी सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार किया। युद्ध विराम पर इजराइल ने भी अपनी सहमति दी। 12 दिनों तक चले ईरान इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष के बाद आखिरकार सीज फायर का ऐलान हुआ। दोनों मुल्क सीज फायर पर सहमत हुए, जिससे कि मिडिल ईस्ट में शांति की पहल की शुरुआत हुई। आइए आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल सैन्य संघर्ष में कब कब क्या क्या हुआ है। तो आपको बता दें कि 13 जून इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत हुई। 200 लड़ाकू विमानों से ईरान के 6 शहरों पर हमला किया गया। 14 जून ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत पहली जवाबी कार्रवाई की। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। 15 से 17 जून ईरान इजराइल ने एक दूसरे के ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। 18 जून की अगर बात करें तो ईरान के सेंट्रीफ्यूज सेंटर और मिसाइल यूनिट तबाह हुए। 19 जून ईरान इजराइल संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में बहस हुई। 20 जून ईरान अफसरों की यूरोपीय नेताओं से मुलाकात हुई। 21 जून अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने मिसौरी से उड़ान भरी। 22 जून अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत की। ईरान ने नतांज, फोर्डो,
इस्फहान परमाणु ठिकाने पर हमले किए, बंकर बस्टर बमों और टॉम हॉक मिसाइलों से हमले किए। 23 जून ईरान का कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला। अमेरिका का ईरान की 14 में से 13 मिसाइलें मार गिराने का दावा। 24 जून ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीज फायर का ऐलान किया। तो दरअसल ये सब कुछ रहा है, ये जो घटनाक्रम है वो इसी तरह का रहा है। अब यहां पर आगे बढ़ते हुए और यहां पर झा साहब आपके पास आते हुए सर, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही थी, हम आप सभी समझ रहे थे, इसमें से कहा तो यह भी जा रहा था जब सीज फायर की बात सामने आई कि तीनों ही मुल्कों के लिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के लिए ये विन विन सिचुएशन है अगर सीज फायर हो जाता है, नहीं तो तबाही निश्चित थी। श्वेता, देखिए, विन विन सिचुएशन कहना अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन जो एक आन होती है, तीनों का आन शायद इसमें बच गया है। इसके वॉर के 3 पहलू हैं। एक तो पहले से ही जो वॉर अगेंस्ट टेरर चल रहा था, वो जो इसराइल जो हमास के खिलाफ लड़ रहा था या बाकी टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहा था, एक तो वो आयाम था, वो भी बंद नहीं हुआ है, ना ही उसमें सीज फायर हुई है। दूसरा आयाम था कि जिस तरह से इसराइल ने 12-13 जून के रात में जो ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पे हमला किया था, तो वो एक उनका जो ऑब्जेक्टिव था, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ईरान का जो न्यूक्लियर जो एम्बिशन है उसको कुचल देना, और उसको कुचलने के लिए बहुत आवश्यक था कि फर्डो, जिसके के टॉप फ्लोर को जिसको पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता था, न्यूक्लियर रिएक्टर का, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का, उसको तो खत्म कर दिया था इसराइल ने ही। लेकिन सरफेस के तीसरे महल नीचे में जो सब कुछ था, वहां पे 90% यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती थी, जो कि वेपन ग्रेड यूरेनियम था। और ऐसा भी माना जाता था कि अभी तक ईरान ने जितने यूरेनियम प्रोसेस किए थे वेपन ग्रेड, वो सारे वहीं पे रखे हुए थे। तो इस तीसरे महले को, सतह से तीसरे महले नीचे, इसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी था, जो कि इसराइल अपने बॉम्ब्स नहीं कर सकता था। इसके लिए जो एक विध्वंसक बॉम्ब होता है, बंकर बस्टर, जिसके की कैपेसिटी होती है लगभग 30,000 पाउंड TNT एक्सप्लोजन के बराबर में, तो उसको आना जरूरी था। और वो एक ही जगह था, एक ही एयरक्राफ्ट से आ सकता था। जगह था अमेरिका, और एयरक्राफ्ट था B-2 बॉम्बर। तो अमेरिका से B-2 बम्बर ने अपनी फ्लाइट भरी, बीच में रास्ते में आके उसका मिड एयर रिफ्यूलिंग किया। फिर उसके बाद ईरान के ऊपर में रास्ते में उसको और भी F-16 और F-35 उसको एस्कॉर्ट करते हुए आए। उन्होंने अपनी बमबारी की, खास करके 3 जगह पे। सबसे बड़ा था फर्डो, दूसरा नितान, तीसरा इस्फहान। इस तीनों पे उसने बमबारी की। 14 वो 30,000 पाउंड वाले बॉम्ब गिराए, और उसके बाद वो वापस चले गए अपने जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। इसमें हुआ क्या है कि इसराइल की जो न्यूक्लियर एम्बिशन थी एब्सोल्युटली तबाह हो गई है। अब कम से कम अगले 10-12 के लिए इसराइल न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं बना सकता है। इसमें एक तरह से इसराइल की भी जो एम्बिशन है वो पूरी हो गई कि ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी था वो खत्म हो गया है। बिल्कुल। इसमें एक तरह से अमेरिका की भी जो एम्बिशन थी वो भी पूरी हो गई कि हम ईरान को न्यूक्लियर नहीं। सबने अपनी ताकत यहां पर दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद एकाएक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है सीज फायर का, वो यही बताने की कोशिश थी कि भाई हर कोई अपने आप को, ये जो आप कह रहे थे, डॉक्टर झा कह रहे थे कि ये अपने अहम को एक तरह से वो बताने और अपने दबदबे को दिखाने की जो कोशिश थी वो एक तरह से पूरी हुई। और अब ये युद्ध रुक जाए, सीज फायर हो जाए, ये सभी के लिए बेहतर रहेगा। नंदिता पांडे जी, आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल जो आज हम कर रहे हैं कि वाकई अब दुनिया शांति की ओर बढ़ रही है, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, या फिर अभी भी कुछ और हो सकता है? देखिए श्वेता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। और मुझे याद है कि आप ही के चैनल में और आप ही के पेरेंट चैनल आज तक में दिसंबर के आखिर में जो ईयर एंडर शोज होते हैं जो आने वाले वर्ष को दर्शाते हैं, आई थिंक मैं ही एक अकेली इकलौती एस्ट्रोलॉजी थी जो उस टाइम पे बात कर रही थी कि मिडिल ईस्ट में जो भी गड़बड़ जड़बड़ होगी, बिकॉज ये अप्रैल से लेकर के सितंबर का महीने ठीक नहीं है,
लेकिन वहां पे शांति बहाल होने के रास्ते खुलते जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा पीस मूवमेंट यहाँ पे एक ट्रिगर होते हुए दिखाई देता है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन जनवरी में हमने देखी जहाँ पे यूएस इंटरफियर्ड एंड बात हुई कि भाई कुछ तो यहाँ पे शांति बहाल हो, ये हो, एंड फिर उन्होंने सुना नहीं और आपस में फिर लड़ में रहे। अभी आप देखिए ग्रह नक्षत्रों की भी स्थितियां ऐसी हैं, और न्यूमरोलॉजिकली भी मैं देख रही थी कि इस पूरे वर्ष में, ये वर्ष नंबर 9 का है, इस वर्ष में मंगल नीच का अधिकतम रहे, अप्रैल से लेकर के जून 6 तारीख तक का रहे। अभी अग्नि तत्व की राशि में केतु के साथ होकर के और राहु को पूर्ण दृष्टि दे रहे, अंगारक योग बना रहे हैं। तो ये इनका 28 जुलाई तक की ऐसी स्थितियां बन रही हैं, और उसके बाद भी मंगल और शनि का एक आमने सामने एक पूर्ण दृष्टि रहेगी, जो कि सितंबर तक का रहेगी। सितंबर के बाद भारत में तो मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी, पर विश्व में देखें तो फिर थोड़ा सा स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा केओटिक पीरियड एक्सपेक्टेड था। इसमें कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकली हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं करेगा। और अभी इससे पहले आप ही के शोज में राहु के बारे में जब हम बात कर रहे थे, राहु केतु के परिवर्तन में, तो मैंने कहा था उस शो में भी कि इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि राहु जो होता है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है जी, इस्लामिक कंट्रीज की वजह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरुआत हो जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में जाए, बट दैट विल हैपन। और मुस्लिम प्रदेश जितने हैं वो एक से लेकर के आगे आएंगे कि वर्ल्ड किस तरफ जाएगा, चाहे वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाए। और मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ इस समय जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। जो सेंसिटिव फेज मुझे ज्यादा दिखता है वो दिखता है 2027 के मिड से लेकर के 2029 तक का, जिस समय शनि की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब रहेंगी। न्यूमरोलॉजिकली भी मैं देखती हूँ तो इस पूरे घटनाक्रम में आपका मंगल का नंबर जो नंबर 9 है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, शनि का नंबर 8 का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और राहु नंबर 4 का बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब कैसे है मैं आपको जरा थोड़ा सा क्विक बताती हूँ। अब अगर क्रोनोलॉजिकल देखें तो ऑपरेशन राइजिंग लायन था। न्यूमरोलॉजिकली मैं चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती हूँ, उसको अगर हम टोटल करें, बिकॉज देयर इज नॉट मच ऑफ अ टाइम टू डिस्क्राइब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, तो वो टोटल बन के आता 8, जो कि शनि का नंबर है। फिर उसके बाद इजराइल ने टारगेट किया नटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी को, जो कि साउथ ऑफ टेहरान से 225 किलोमीटर दूर है। 225 आप ऐड करो तो 9 बन के आता है, मंगल का नंबर बन के आता है। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, मंगल और शनि का एक कारक तत्व होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो शनि रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब वॉशिंगटन से जब ये बॉम्बर्स आए, जो बंकर बस्टर बॉम्बर्स आए, 13,000 किलो की उनकी कैपेसिटी थी, केजी की कैपेसिटी। अब 13,000 में 3+1 एंड 00 तो आप छोड़िए, ऐड करेंगे तो 4 आता है, राहु का नंबर आता है। और एमओपी यानी कि जो मिसाइल कैरियर्स थे उनका टोटल आता है सूर्य का नंबर। सूर्य इज ऑल्सो अग्नि तत्व की राशि। अब जिस दिन इन्होंने अटैक किया, यूएस ने अटैक करा, उस दिन 22 तारीख थी यूएस टाइम से, 22 को आप ऐड करिए तो राहु का नंबर। तो आप देखिए पूरे उसमें अब IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसको अगर IAEA को ऐड करेंगे आप तो टोटल आता 8, जो कि शनि का नंबर है। उन्होंने डिसाइड किया कि ईरान के अगेंस्ट एक मोशन पास किया जाएगा, रेजोल्यूशन किया जाएगा कि ये न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज हैं इसको थोड़ा सा काम डाउन करें। तो उस दिन क्या था, 12 जून को किया गया 2025 को। टोटल आप ऐड करेंगे तो 9 नंबर आता है, मंगल का नंबर बन के आता है जी। अब उसमें 19 लोगों ने फेवर में किया, 3 लोगों ने अगेंस्ट में किया, 11 तो एब्सेंट हो गए, वो एब्सेंटी की तरह डिक्लेयर हुए। तो 19 और 3 को अगर आप ऐड करके टोटल शॉर्ट में लेके आएंगे, 19 का 1 + 9 is 1 and 3 + 1 is 4, अगेन राहु का नंबर। So you see everything is triggering towards the current situation, जहाँ पे स्थितियां ऐसे जो अभी फिलहाल स्थितियां बनी हुई थी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नंदिता जी आपने समझाया है कि न्यूमरोलॉजी दरअसल किस तरह से यहाँ पर एक अहम रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और जो चीजें हुई, जिस तरीके से हुई, चाहे वो दूरी की बात हो, चाहे वो उस दिन की बात हो जिस दिन लॉन्च किया गया वो पर्टिकुलर प्रोग्राम, तमाम तरह की चीजें किस तरह से यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है वो हम देख रहे हैं। डॉक्टर नीति हमारे साथ बनी हुई है, एस्ट्रोलॉजर। डॉक्टर नीति, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, इन तमाम जो ज्योतिष विज्ञान है, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, या जो न्यूमरोलॉजी जो हमें अभी नंदिता जी बता रही थी, इसे हम मानने की कोशिश करें,
तो जो गणना है इस वक्त, ग्रह दशा जो है पूरी दुनिया की, वो किस तरफ आपको जाती दिख रही है? आपकी गणना खास करके ज्योतिष शास्त्र आपका क्या कह रहा है आपके हिसाब से कि अभी जो फिलहाल स्थितियां बनती हुई हमें दिख रही है ये ऐसी ही रहेंगी, इसमें कुछ सुधार होता आपको दिखेगा आने वाले समय में, या फिर सचेत रहने की जरूरत है अभी भी? देखिए, मैं गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जैसे कि ट्रम्प की आप चार्ट की बात कर रहे हैं, या फिर मैं इजराइल की चार्ट की बात करूं, ईरान की चार्ट की बात करूं, तो उसके एक्यूरेसी के लिए आई एम नॉट श्योर। सो उसके बाद मेरे पास जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रहता है वो प्रश्न कुंडली का रहता है, और मुझे अपनी अभी तक के अनुभव में प्रश्न कुंडली से ज्यादा एक्यूरेट कोई ब्रह्मास्त्र ज्योतिष शास्त्र में नहीं दिखा है। अपना अनुभव की बात है। तो जिस समय मेरे पास ये प्रश्न आया था 24 जून 2025, आज जिस हिसाब से पहले सीज फायर की अनाउंसमेंट ट्रम्प के द्वारा हुई और उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, जो समय आया था उस समय तुला राशि का उदय हो रहा था पूर्वी क्षितिज पे। और तुला राशि को मैं इस समय, क्योंकि हम इजराइल और ईरान के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, तो इजराइल समझ रही हूँ, और सप्तम भाव जो होता है वो ऑपोजिशन का, यानी कि एक प्रकार से शत्रु का भाव होता है। तो वहां पे जो आ रही है मेष राशि आ रही है। तो जो गोचर आया है उस समय का तुला राशि के उदय में, जो शुक्र है वो मंगल के साइन में बैठ के सप्तम भाव में बैठ के सीधी दृष्टि लगन को देख रहे हैं, यानी कि इजराइल की पोजीशन विल बी स्ट्रॉन्ग इन द वॉर। पैरेलली गुरु की दृष्टि पड़ रही है लगन पे और राहु पे। गुरु यहाँ पे 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है। 12th लॉर्ड अगेन, सॉरी 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड अगेन डिस्प्यूट्स को दिखाता है, और 3rd जो लॉर्ड होता है वो आपकी जो लैंड है, मतलब कंट्री की लैंड की एक्सटर्नल जो नेबरहुड कंट्रीज को दिखाता है। तो समवेयर आप देखेंगे कि गुरु का जो ट्रांजिट, और जो द बेस्ट पार्ट इज, एक चीज रिटेलिएशन क्यों हुई वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि चंद्रमा उस समय गोचर में अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि ले। डॉक्टर नीति से संपर्क हमारा टूट गया है। राज मिश्रा जी यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो बात डॉक्टर नीति कह रही थी इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम स्पेसिफिकली, जैसे कि आपने ट्रंप के बारे में बताया, जो कुछ भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है आंकड़े या फिर जो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उन्हीं के हिसाब से आपने बताया कि बहुत कुछ मिलता जुलता लग रहा है उस कुंडली के हिसाब से। अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर ईरान की, इजराइल की बात करें, अगर इजराइल ने इस युद्ध में कहीं ना कहीं कोशिश ये की है कि वो अपना दबदबा दिखा सके कि वो बॉस है, वो दिखा सके कि उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन का जो जखीरा है उससे कोई टक्कर ना ले, ये बताने की कोशिश की, और मैं हूं बॉस ये भी बताने की कोशिश की। लेकिन दरअसल वहां की ग्रह दशा क्या कह रही है फिलहाल, वो भी हमें बताएं। मैं दोनों चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन एक बात और भी अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा, और आपके जीएनटी के दर्शकों को बड़ा क्लियर एक चीज बताना चाहता हूं कि जनरली ज्योतिष पर श्वेता जी बहुत बार प्रश्न उठाया जाता है ना, कि अगर ऐसा था तो एस्ट्रोलॉजर्स पहले क्यों नहीं बता रहे थे, या कुछ पहले प्रेडिक्ट किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, बट मैं क्लियर कहना चाहता हूं, ये हमारा पंचांग ना श्वेता जी 2 वर्ष पहले छापा जाता है जनरली। अगर आप चाहेंगे अभी जाकर के कि मुझे 2026 का पंचांग मिल जाए तो आपको आराम से मिल जाएगा। और मैं स्पेसिफिक आपको बताना चाहता हूं कि इस पंचांग में जो कुछ अभी तक हुआ है वो इस पंचांग में बाकायदा वर्णन है, लिखा है। इससे जो आप मैं चाहूंगा जो युद्ध हुआ वो उसमें वर्णन मैं बताना चाहता हूं, मैं चाहूंगा उसे कैमरे पर इसको आप स्पेशली पढ़ें अगर हो सकता है तो। कैमरे पर ये क्लियरली देखिए मेंशन है, इस यहां पर अगर कैमरामैन दिखा सके तो मैं दिखाना चाहूंगा, जहां पर बाकायदा लिखा है कि इजराइल ईरान युद्ध के कागार पर आकर खड़ा होगा था, भविष्य में यह और भी गंभीर एवं प्रचंड रूप धारण कर लेगा इजराइल के साथ। मतलब आगे जो और मैं चाहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो प्लीज इसको दिखाने का प्रयास कीजिए। और यस ये देखिए यहां बाकायदा इजराइल और ईरान के नाम को मेंशन किया गया है पंचांग में, और अगर कैमरा पे दिख सकता है तो प्लीज इसको दिखाने की कोशिश कीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है कि कैमरे पर दिख सकता है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यस, तो यहां पर आप लोग बाकायदा इजराइल और ईरान के नाम को देख सकते हैं, और आगे क्या होने वाला है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि विश्व के अंदर शांति हो, और 7 जुलाई के बाद जब बृहस्पति का उदय होगा तो वहां से शांति की वार्ताएं प्रभावी होंगी। अब मैं चाहता हूं एक बार आप भी ये नाम को अगर चाहें तो आप पढ़ लें, यहां मैंने मार्क कर रखा है, आप इजराइल और ईरान के नाम को बाकायदा पढ़ सकते हैं। इसमें जो अभी इन्होंने मुझे ये दिया है पंचांग, मैं आपको बता दूं, और खास करके इन्होंने मार्क किया है, मैं इसको पढ़ने की कोशिश करती हूं। इसमें लिखा है, गाजा का संघर्ष इजराइल
ईरान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा है। ये साफ तौर पर यहाँ पर वाकई आपने सही कहा राज मिश्रा जी, यहाँ पर मुझे हैरानी हो रही है कि ये 2 साल पहले ये छपा हुआ है पंचांग और उसमें ये चीज वर्णित है और इसमें साथ ही लिखा है कि तथा भविष्य में यह और भी गंभीर एवं प्रचंड रूप धारण कर लेगा। इजराइल के चौकस सैन्य अभियान तथा ईरान द्वारा समर्थित आतंकी संगठनों पर प्रचंड प्रहार से ईरान बौखला जाएगा। मुझे हैरानी हो रही है, वाकई ये पढ़ते हुए हैरानी हो रही है राज मिश्रा जी, ये कैसे संभव है? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं श्वेता जी, जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते तब ये पंचांग छप गया था, ठीक है, और आपको पता होगा कि कमला हैरिस का विषय बड़ा डिफरेंट चला जाएगा, लेकिन कमला हैरिस को जो अमेरिका जो बाइडेन ने आकर के आगे लेकर के आए वो शायद बाद में लेकर के आए। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज पढ़ने की बात आई है जी। और डोनाल्ड ट्रंप भारत के अच्छे मित्रों में से माने जाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए डिसीजन भारत के लिए भी नुकसानदायक होंगे, उस बात का वर्णन भी पंचांग में बाकायदा लिखा हुआ है और आप चाहे तो इसको भी रीड कर सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीजें रही। आखिर अब एक बात आते हैं आपके उस प्रश्न पर, इजराइल वाले प्रश्न पर, कि आखिर इजराइल क्या हार मानेगा? यस, अभी हमारे जो सेना के अधिकारी हैं वो भी कह रहे थे कि यस काफी कुछ नुकसान हुआ और युद्ध होता है तो नुकसान होता है, लेकिन एक बात क्लियर बता दूं, इजराइल का जो वास्तविकता में कुंडली आती है उसमें सिंह लग्न की कुंडली आती है और मंगल एक्चुअल में लग्न के अंदर विद्यमान है। इजराइल अपने आप को खत्म कर देना ठीक समझेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इजराइल को घुटनों पर लाना आसान नहीं होगा। इजराइल वाक्य में इस प्रकार का सिंह लग्न में मंगल का विद्यमान होना, और इजराइल के इस टाइम पर बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, और बृहस्पति इजराइल के 5th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। 5th हाउस ब्रेन का हाउस है, 5th हाउस कूटनीति का हाउस है, और इजराइल की कुंडली में बाकायदा 10th लॉर्ड और पंचम लॉर्ड का जो एक राजयोग है शुक्र और बृहस्पति का, वो बहुत बेहतरीन है। तो इजराइल एक तो लग्न में मंगल होने के कारण किसी प्रकार से डरे या उसको समझे इस प्रकार की कंडीशन नहीं है, इजराइल मानेगा नहीं। अब अगर हम ईरान की परिस्थिति पर आ जाते हैं तो ईरान के लिए बिल्कुल हम ईरान की बात करेंगे राज मिश्रा जी। हैरानी की बात है, लेकिन हाँ, चूंकि हम भी मानते हैं, हम पंचांग को मानते हैं, हम ज्योतिषियों को मानते हैं, उनके ज्ञान उनके विज्ञान को मानते हैं, इसीलिए खास करके हमने ये कार्यक्रम रखा है और ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ग्रह दशा वाकई क्या कह रही है, पंचांग क्या कह रहा है, आने वाले समय में किस ओर हमारा विश्व जा रहा है, शांति होगी या युद्ध। जी हाँ, इसीलिए प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी अभी खबरें आई थी थोड़ी देर पहले, उसमें फिर से सीज फायर के बाद फिर से ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल पर, यह खबर आई थी। हालांकि ईरान ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। तमाम हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो बने हुए हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी, रक्षा विशेषज्ञ भी डॉक्टर झा हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर झा, आपके पास आते हुए यहाँ पर ये बताइए कि मिडिल ईस्ट में हालांकि ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी सुकून कह लीजिए, कि कहते हैं ना कि ठंडी फुहार बारिश की जब पड़ती है तो जो सुकून मिलता है वही सुकून सीज फायर से वहां पर मिलेगा पूरे मिडिल ईस्ट को। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी थी, आप अगर स्पेकुलेट करें तो आपको नहीं लगता है कि ईरान भी एक तरफ से चाहे उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, एक तरह से देखा जाए तो ईरान जो है उसका भी एयर स्पेस जो है, अब ये स्थिति हो गई थी कि कभी भी अब ईरान आकर के इजराइल पर उसके एयर स्पेस पर अटैक कर देता था, कभी भी एयर स्पेस से आ जा रहा है, तो स्थितियां वहां भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इस बीच तीसरा अमेरिका जो है वो भी इसमें कूद पड़ा था और उसकी एक अलग तीसरी स्थिति बन रही थी। तो आपको नहीं लगता है कि इन तमाम देशों के लिए बेहतर यही हो कि युद्ध को रोका जाए हर हाल पर और अपने अपने देश को बचाया जाए? जी श्वेता, पूरे विश्व के लिए ये एक चैलेंज है। आखिर कहीं पे भी जो लड़ाई होती है, युद्ध होता है, इसकी विवेचना काफ़ी बड़ी होती है और मिडिल ईस्ट तो आज उसके सबसे बुरे घेरे में है। देखिए, अभी ये लोग उभरे हैं बहुत सारे तरह के वॉर से। गाजा इसराइल चल ही रहा है, सीरिया आज के दिन में अनस्टेबल है, सूडान में उधर लड़ाई चल रही है आंतरिक। अब आज के दिन में यमन जो था वो उसकी लड़ाई अगर कम हुई थी तो वो अभी इस वॉर में कूद गया है कि वो ईरान की तरफ से हुती जो है वो तहलका वो मचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो भी इसमें जान माल की हानि होती है ये सब निंदनीय है, ये विभीषिका है युद्ध की। लेकिन देखिए, अभी जो आपके ज्योतिषाचार्य जो कह रहे थे
मैं जानता हूं कि ये ज्योतिष विज्ञान जो है ये भारत में ही पनपी है, और इसका एक अपना साइंटिफिक पहलू है जो कि बिल्कुल सत्य है और काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। इसमें प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। तो आज के दिन में जैसे भी मिश्रा जी बता रहे थे कि आज के दिन में जो लिखा हुआ ये आज से 2 साल पहले लिखा गया था। तो आवश्यकता है कि इस विज्ञान को आगे बढ़ाएं आप। आज के विज्ञान, आज जो पंचांग निकल रही है, अगले जो 2 साल है उसको आज आप पब्लिश कीजिए और 2 साल के बाद उसको कंसोलिडेट कीजिएगा। इससे क्या होगा फायदा कि पूरी की पूरी विश्व की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको 2 साल के बाद में पता चलेगा कि अरे हम जो अभी ये कर रहे हैं तो 2 साल पहले ही भारत का जो ज्योतिष विज्ञान था वो कर चुका है। इसी तरह से जो ग्रह दशा जो है, ग्रह दशा भी हमारे यहाँ पे बहुत रिसर्च करने के बाद बना होगा, मतलब सदियों के रिसर्च करने के बाद वो सब बना होगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किया जा सकता है। हाँ, इसमें आवश्यकता है कि इसको एक ऑब्जेक्टिव तरह से अगर पेश करें आज दुनिया के सामने में, ये उभरेगा। अब श्वेता जी, आपने जो कहा था कि ये मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है, देखिए युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ये जो सीज फायर है ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए किया गया था उसके लिए है। इसराइल का युद्ध अभी भी हमास से चल रहा है। इसराइल आज के दिन में अगर उसको थ्रेट महसूस होगा लेबनान में हिजबुल्लाह से या सीरिया में HTS से, तो वो फिर प्रहार करेगा। तो वो युद्ध जो है वो अलग है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इसराइल के बंधक हमास के कब्जे में हैं और ये कभी नहीं बर्दाश्त करेगा इसराइल कि वो छोटा सा हमास इस तरह की जो हठ धर्मी दिखा रहा है वो उसके रहे। उसको डिफीट करना उसका मकसद है और वो वार चलता रहेगा। अब बाकी बची कि आज के दिन में इसका और अलग अलग रूप क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि चीन और रूस भी इसमें कूद जाएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चीन और रूस इसमें कूदने के लिए नहीं आएगा। रूस अपनी लड़ाई आज के दिन में अपने धरती पर लड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ में। वो यूक्रेन तो नहीं है, वो नेटो के खिलाफ में लड़ रहा है। मतलब चीन आज तक उसकी एक रिकॉर्ड रही है कि किसी दूसरे देश में जाके वो कूदने का प्रयास नहीं किया हुआ। उसका एक अपना रणनीति है कि इतना प्रेशर अपने दुश्मन पे बनाओ कि दुश्मन थक के, वो डर के वो पीछे हट जाए। लेकिन भारत उसमें से नहीं है, भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने बहुत कोशिश की गलवान में या फिर और कहीं पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन भारत डटा रहा, भारत उससे हटने वाला नहीं है। तो वो चीन आके ईरान में लड़ाई नहीं करेगा। हाँ, जहां तक वेपन की बात है, वेपन शायद चीन से इसको आ जाए। वेपन आने वाले दिनों में रशिया से भी शायद आ जाए, अगर रशिया उस वॉर से उबर पाया। यानी कि कुल मिलाकर सर आपका भी ये कहना है कि ये जो सीज फायर अभी हमें दिखाई दे रहा है, ये कुछ देर की शांति भले हो सकती है लेकिन युद्ध विराम पूरी तरह से नहीं हो सकता है। युद्ध अभी जारी है। नंदिता जी, आपके पास आते हुए यहां पर इजराइल की स्थिति को अगर हम समझने की कोशिश करें, इजराइल अपनी मजबूती इस युद्ध में भी दिखाने की, आई एम द बॉस ये दिखाने की कोशिश इजराइल ने पूरी तरह से की है। डिफेंस मैकेनिज्म उसका कितना स्ट्रांग है ये बताने की और दर्शाने की कोशिश की है। क्या ग्रह दशा उस देश की कहती है, वो जानना चाहेंगे। जी देखिए, 14 मई 1948 ये इजराइल का जन्म हुआ इस समय, जो अभी करंट प्रेजेंट इजराइल है। और शाम के 4 बजे उस हिसाब से जो लग्न बन के आता है वो कन्या लग्न बन के आता है, और कर्क इजराइल की राशि है। राहु की महादशा चल रही है जो अभी लास्ट ईयर फरवरी 2023 से शुरू हुई है। इस समय राहु में राहु चल रहा है, राहु अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम में जब भी राहु बैठता है बहुत इंटरेक्ट मीन्स इंटरेक्ट चाल के साथ और पॉलिटिकल एक कॉन्ग्रीगेशन बना करके और चारों तरफ से अटैक करने वाला जो एक योद्धा होता है वैसा योद्धा बना देता है। और इजराइल के अगर आप लास्ट 1.5 ईयर से अगर आप उनके पैंतरे देखें तो हिज इजराइल स्टाइल ऑफ फाइट हैज चेंज। और मैं काफ़ी सारे लोगों को इजराइल में जानती हूँ जो इंडियंस रहे हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं वहाँ पे। जैसे उनमें से एक रीना पुष्कन्ना जी हैं, और वो इजराइल के जब यहाँ पे ट्रूप्स आते हैं, नेतान्याहू जी जब आए थे उनके साथ आई थी, यहाँ से मोदी जी जब जाते हैं, उनका रेस्टोरेंट्स हैं, उनके टेलीविजन चैनल्स हैं वहाँ पे। और इस बीच उनसे काफ़ी बात हो रही थी। और सबसे मज़ेदार बात आपको ये बताऊँ तो वो ये कह रही हैं कि इजराइलीज जो हैं एज सच दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉर एज सच विद ईरान, एंड दे उनको सबसे ज्यादा उससे पहले जो शासक थे शाह अयतुल्लाह,
उनसे परेशानी थी कंपेयर टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। एक्सेप्ट द न्यूक्लियर थिंग, दे स्टिल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कल्चरल एक्सचेंजेस, अगर कुछ ऐसे बन करके तो बैठ क्या करके क्या आ जाएगा परिस्थितियां बनी कि युद्ध तक ये नौबत आ गई है? डॉक्टर नीति बनी हुई है हमारे साथ। देखिए, इजराइल की क्या ग्रह दशा है और स्थिति बनी है वो नंदिता जी बता रही थी, लेकिन ईरान इस वक्त कहां खड़ा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे नीति जी आपसे। जैसे मैं प्रश्न कुंडली की बात कर रही थी और उसमें मैं बता रही थी कि 7th हाउस कहीं ना कहीं ईरान को डिनोट कर रहा है, जिस कंसेप्ट में हम, जिस पर्सपेक्टिव में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और वहां पे मंगल स्वामी बनते हैं और उस राशि में इस समय शुक्र का गोचर और मंगल केतु के साथ युति बना के चल रहा है। तो इस समय जो ईरान की परिस्थिति है, और दूसरी दो चीज पॉजिटिव भी है, दो क्या इनफैक्ट 3 चीजें पॉजिटिव हैं कि मंगल और गुरु का 0-9 डिग्री में इस समय इत्तिसाल हो रहा है, इमीडिएट कोइंसाइड कर रही है दोनों की डिग्रीज, प्लस सूर्य और गुरु जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं लाभ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी, उनका भी 1 डिग्री का 8 और 9 डिग्री का इत्तिसाल है। शुक्र और चंद्रमा का भी 24-24 डिग्री का इत्तिसाल है। तो ईरान की परिस्थिति मुझे, और मैं जब नवांशा चार्ट में जाती हूँ तो वहां पे भी शुक्र जो है अष्टम भाव में जाके गोचर कर रहे हैं, और उसके स्वामी मंगल अगेन नवांशा में भी राहु केतु एक्सिस में परसिस्ट कर रहे हैं, बट गुरु की दृष्टि है। जो इन सारे ग्रहों का जो समीकरण मेरे सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ईरान विल गो फॉर अ पीस अंडर सर्टेन कंडीशंस। दैट इज फॉर श्योर कि वो पीस जो है वो परसिस्ट करेगा। उसकी जो विचारधारा रहेगी फ्यूचरिस्टिक विचारधारा के अंतर्गत, वो इस समय पूर्ण युद्ध के स्थिति में नहीं है। और मीनवाइल जब मंगल का ट्रांजिट कन्या राशि में हो जाएगा और समसप्तम हो जाएंगे शनि के, और उसके बाद जब तुला राशि में गोचर होगा, जब गुरु की दृष्टि आ जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली, और जो मेरे को मघा नक्षत्र दिख रहा है और भरणी नक्षत्र इस समय लग्नेश और सप्तमेश का दिख रहा है, उसमें 20 नक्षत्र का डिफरेंस है, प्लस में डिग्री वाइज देखूं तो 15 दिनों का डिफरेंस दिख रहा है। तो विद इन द पीरियड ऑफ 15 to 20 डेज आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं कि कुछ कंडीशंस के अंडर ईरान विल सेटल डाउन। ईरान अपनी कुछ ऐसी शर्तें रखेगा जिसके अंतर्गत इजराइल और ईरान का, क्योंकि एक चीज और प्रश्न कुंडली कहती है कि 6ठे भाव का स्वामी और 7म भाव का स्वामी अगर आपस में मित्र हो, जो इस समय मित्रता का भाव आ रहा है, एक का स्वामी गुरु और एक का मंगल आ रहा है, परम मित्र हैं, तो लॉन्ग रन में वो इसको सेटल डाउन करने का प्रयास करेंगे। तो मिडिल ईस्ट धीरे धीरे मैं समझती हूँ कि बाय स्थिरता की तरफ आगे बढ़ेगा अंडर सर्टेन कंडीशंस। इतना ज्यादा रिटेलिएशन जो आज हुई है ये धीरे धीरे मेलो डाउन होगी अंडर द प्रेशर ऑफ ट्रम्प। ऑफ कोर्स यूएस का इंटरवेंशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, जिसके प्रेशर में आके ये लोग अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए ये कहीं ना कहीं कुछ ट्रीटीज को या कुछ ऐसा गठबंधन करेंगे जिसके तहत दोनों के हितों को बीच में रख के पीस की तरफ ये युद्ध जाएगा। ये इतना रिटेलिएट नहीं करेगा बिकॉज उसमें सबका नुकसान है। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का एक जो सपना है, जो एक नोबेल पीस पुरस्कार, और किस तरीके से युद्ध के बीच में जितने भी देश में युद्ध हो रहे हैं वहां पे मध्यस्थता का एक रोल, मध्यस्थ बनते हुए वो ट्रम्प अपना वो जो उस जो टूल को वो जरूर इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग रन में अंडर सर्टेन कंडीशंस पीस विल परसिस्ट। बिल्कुल पीस विल परसिस्ट, बिल्कुल पीस विल परसिस्ट। देखिए पूरी दुनिया आई थिंक यही चाहती है कि पीस परसिस्ट करे, स्थिरता आए, पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी आए। राज मिश्रा जी, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं और जो आप हमें बता रहे हैं, जिस तरह से बाकायदा 2 साल पहले चीजें लिखी जा चुकी हैं, तो जो अभी डॉक्टर नीति कह रही है कि ईरान जो है धीरे धीरे मेलो डाउन करेगा, आगे स्थिरता आएगी और कोई ना कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाएगा, भले ही वो ट्रंप क्यों ना निकाल दे, लेकिन दुनिया जो है स्थिरता और शांति की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल नीति जी का अपना जो आकलन है वो बिल्कुल ठीक है और नीति जी बिल्कुल बेहतर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां ईरान का ही संबंध ही नहीं रह जाएगा, यहां तो और कुछ होने वाला है। मैंने पहले कहा कि 2 वर्ष पहले मैंने आपको नाम दिखाया बाकायदा, और मैं पंचांग क्या कहता है मैं उसको और दिखा सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, क्या होगा वो सब ऑलरेडी वर्णन था। लेकिन अब आने वाला आखिर है क्या? जब पंचांग पहले किसी कंट्री का नाम लिख सकता है, इट मींस कि वो आने वाले समय का भी नाम लिख सकता है। मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, अगर मेरे कैमरामैन के लिए पॉसिबल है ये दिखाना तो मैं कहूंगा कि दिखाना चाहिए। बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जुलाई से सितंबर के बीच में 28 ऑफ जुलाई से लेकर के 13 ऑफ सितंबर के बीच में पश्चिमी एशिया में शिया और सुन्नी, क्रूदी, यहूदी आदि
के जातियों में हिंसा और युद्ध की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। इवन जॉर्डन जैसी सुन्नी मुस्लिम देश इसराइल के पक्ष में आ जाएंगे। देख लीजिए बाकायदा। ये किस तारीख तक आपने कहा? ये 28 ऑफ जुलाई से लेकर के 13 ऑफ सितंबर तक। 13 ऑफ सितंबर तक यस, ये स्थिति बनी रहेगी। ये स्थिति बनी रहेगी। अभी और बता रहा हूं आपको, एक जो बड़ी मतलब, क्योंकि सब कुछ पहले से वर्णन है और ज्योतिष को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी का कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिससे दुनिया अवेयर हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी को वास्तविकता में बताया जा सकता है। बड़ा स्पष्ट कहा गया, अमेरिका रूस ये देख लीजिए, अमेरिका और रूस क्या करने वाले हैं, होने वाला क्या है एशिया में अगर देखा जाए। अमेरिका रूस आदि देश अलग अलग आधिपत्य स्थापित करने के लिए, और आज अगर लड़ाई है तो सबको अपने अहम की लड़ाई ही चल रही है और किसी चीज की लड़ाई नहीं चल रही है। अपने अपने अहम को साबित करने के चक्कर में पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो रहा है। यस, तो अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए पश्चिमी एशिया एवं यूरोप को भीषण संघर्ष की अग्नि में झोंक देंगे और ये होने वाला। और इसका डेट कब है वो सुन लीजिए। इसका डेट है 11 जुलाई से लेकर के और 7 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि पुनः खप्पर योग बनने जा रहा है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट घटना बताने जा रहा हूं। 5 अक्टूबर 7 अक्टूबर से लेकर के और 5 नवंबर के बीच में 5 मंगलवार पड़ने जा रहे हैं। और इवन जो अमावस्या पड़ने जा रही है वो मंगलवार को पड़ने जा रही है, भौमोती अमावस्या पड़ने जा रही है जी। जब भी ऐसा योग होता है तो फिर क्या घटना होती है? अभी हम लोगों ने घटना देखी जहां पर विमान दुर्घटना हुई और बहुत पीड़ादायक रही और बार बार होती रही। पंचांग ने इसको भी बाकायदा कहा, इसलिए बता रहा हूं। 5 मंगलवार होने से 21 अक्टूबर को भौमोती अमावस्या होने से किसी देश के प्रमुख नेता के लिए अनिष्टकर होगा, मृत्यु इत्यादि होगी। हवाई दुर्घटना, आतंकवादी, युद्ध उन्मादी घटनाएं होंगी। अब अगर इसको हम थोड़ा करने का प्रयास करें तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि विश्व में बहुत शांति उत्पन्न नहीं हुई है। ये जो कुछ है वो थोड़े दिन के लिए है। बिल्कुल। तो फिलहाल ग्रह दशा जो बता रही है, न्यूमरोलॉजी जो कह रहा है, जो ज्योतिष विज्ञान कह रहा है, वो यही है कि फिलहाल जो आपको देखने और सुनने में आ रहा है वो अभी की स्थिति है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं होता दिख रहा है। फिलहाल उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि स्थिरता पूरे विश्व में, सुख और शांति कैसे आए, उसके लिए अलग से मुझे लगता है एक कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।